नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सभी का साइंस बाय राकेश केतन पर। मैं हूं राकेश केतन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। पिछले वीडियो में आपने आर्हेनियस अम्ल क्षार अवधारणा के बारे में जाना। तो आर्हेनियस ने अम्ल के बारे में अवधारणा दी कि वे सभी पदार्थ जिसका जलीय विलयन करने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं वे अम्ल कहलाते हैं। और आर्हेनियस ने क्षार के बारे में क्या अवधारणा दी? तो कहा कि वे सभी पदार्थ जिसका जलीय विलयन बनाने पर हाइड्रोक्साइड आयन OH- देते हैं क्षार कहलाते हैं। आर्हेनियस ने अम्ल तथा क्षारों को उनकी प्रबलता के आधार पर भी बांटा। तो आइए देखते हैं। आर्हेनियस ने प्रबलता के आधार पर अम्लों व क्षारों का वर्गीकरण किया। तो अम्ल का जब वर्गीकरण किया तो अम्ल को कहा प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, यानी कि अम्ल को प्रबलता के आधार पर प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल में वर्गीकृत किया। उसी प्रकार क्षार को भी प्रबलता के आधार पर प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार में वर्गीकृत किया। तो सबसे पहले देखते हैं प्रबल अम्ल। तो आर्हेनियस ने प्रबल अम्ल किसको कहा? प्रबल अम्ल को इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। तो आर्हेनियस ने कहा वे सभी पदार्थ जिसका जलीय विलयन बनाने पर हाइड्रोजन परमाणु का संपूर्ण आयनीकरण हो जाए तो वह अम्ल प्रबल अम्ल कहलाता है। वे सभी पदार्थ जिसका जलीय विलयन बनाने पर हाइड्रोजन परमाणु का पूर्ण रूप से आयनीकरण हो जाता है तो कहा जाता है कि वे प्रबल अम्ल है। देखिए एग्जाम्पल में उदाहरण HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब इसका जलीय विलयन किया गया, एक्वस सॉल्यूशन किया गया, तो इस HCl के से हाइड्रोजन परमाणु का संपूर्ण रूप से आयनीकरण हो गया। आप इधर देखिए क्लोरीन आयन में हाइड्रोजन का कोई परमाणु नहीं है, इसका मतलब हुआ हाइड्रोजन के परमाणु का संपूर्ण आयनीकरण हो गया। तो जब हाइड्रोजन के परमाणु का संपूर्ण आयनीकरण हो गया तो HCl जो है प्रबल अम्ल हुआ, क्योंकि आर्हेनियस ने कहा है कि वे सभी पदार्थ जिसका जलीय विलयन करने पर हाइड्रोजन परमाणु का संपूर्ण आयनीकरण हो जाएगा वो प्रबल अम्ल होगा। तो इस HCl में हाइड्रोजन परमाणु चूंकि पूर्ण रूप से आयनीकरण हो गया है हाइड्रोजन परमाणु का, इसीलिए HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रबल अम्ल है। अब आते हैं दूसरे नंबर एग्जाम्पल पर H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। जब इसका जलीय विलयन किया गया, एक्वस सॉल्यूशन किया गया, तो इसमें भी हाइड्रोजन परमाणु का संपूर्ण आयनीकरण हो गया। आप देख रहे हैं सल्फेट में हाइड्रोजन परमाणु नहीं है, तो इसीलिए H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल भी प्रबल अम्ल होगा। अगला है HNO3। जब इसका भी जलीय विलयन किया गया तो हाइड्रोजन परमाणु का संपूर्ण आयनीकरण हो गया। आप देख रहे हैं NO3 नाइट्रेट में हाइड्रोजन परमाणु नहीं है, पूर्ण रूप से आयनीकरण हो गया है। तो इसका मतलब HNO3 नाइट्रिक अम्ल भी प्रबल अम्ल है। इसी प्रकार HI हाइड्रोजन आयोडाइड, HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड, HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये सभी प्रबल अम्ल हैं। अब आते हैं दुर्बल अम्ल पर। दुर्बल अम्ल को बोलते हैं वीक एसिड। तो वीक एसिड किसे कहा जाएगा? आर्हेनियस के अनुसार वे सभी पदार्थ जिसका जलीय विलयन बनाने पर हाइड्रोजन परमाणु का संपूर्ण आयनीकरण न हो तो ऐसे अम्ल दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। वे सभी पदार्थ अर्थात ऐसे पदार्थ जिसका जलीय विलयन बनाने पर हाइड्रोजन परमाणु का संपूर्ण आयनीकरण नहीं होता है उसको कहा जाता है दुर्बल अम्ल। उदाहरण से देखिए, जैसे हमारे पास एक अम्ल है HCOOH जिसे फॉर्मिक एसिड बोलते हैं, या इसी HCOOH को मेथेनोइक एसिड भी कहते हैं, अर्थात फॉर्मिक एसिड का ही दूसरा नाम है मेथेनोइक एसिड। चींटी के डंक में पाया जाता है ये अम्ल। तो जब HCOOH फॉर्मिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन किया गया
तो ये जो हाइड्रोजन परमाणु है इसका आयनीकरण हुआ, जबकि इधर HCOO में भी हाइड्रोजन परमाणु क्या है, बचा हुआ है। अर्थात हाइड्रोजन परमाणु का संपूर्ण रूप से आयनीकरण नहीं हुआ। तो चूंकि इसमें हाइड्रोजन परमाणु का संपूर्ण आयनीकरण नहीं होता है फॉर्मिक एसिड में, इसीलिए फॉर्मिक एसिड जो है दुर्बल अम्ल है। अगला देखिए CH3COOH, जब इसका एक्वस सॉल्यूशन किया गया, जलीय विलयन किया गया, तो इसका जो ये वाला हाइड्रोजन है इसका आयनीकरण हो गया और CH3COO ये बच गया। तो इसमें आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन परमाणु मौजूद है, क्योंकि CH3COOH जिसको हम एसिटिक एसिड कहते हैं, इसका जब जलीय विलयन किया गया तो हाइड्रोजन परमाणु का संपूर्ण आयनीकरण नहीं हुआ। तो जब हाइड्रोजन परमाणु का संपूर्ण आयनीकरण नहीं होगा तो फिर ये जो अम्ल कहलाएगा ये कैसा होगा, तो ये होगा दुर्बल अम्ल। उसी प्रकार लैक्टिक एसिड जो कि दूध में रहता है, टार्ट्रिक एसिड इमली, अंगूर इत्यादि जो खट्टे फल है उसमें पाए जाते हैं, मेलिक एसिड आम में पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड टमाटर में, सिट्रिक एसिड आंवला, नींबू, संतरा में। तो ये सारे अम्ल जो है ये दुर्बल अम्ल है, क्योंकि जब इसका जलीय विलयन कराया जाता है तो इसमें हाइड्रोजन परमाणु का संपूर्ण आयनीकरण नहीं होता है। तो जब हाइड्रोजन परमाणु का संपूर्ण आयनीकरण नहीं होगा तो ऐसे अम्ल कहलाएंगे दुर्बल अम्ल। आर्हेनियस ने क्षार को भी प्रबलता के आधार पर 2 कैटेगरी में वर्गीकृत किया, प्रबल क्षार स्ट्रॉन्ग बेस और दुर्बल क्षार वीक बेस। तो आइए पहले प्रबल क्षार को देखते हैं। प्रबल क्षार स्ट्रॉन्ग बेस। तो आर्हेनियस के अनुसार ऐसे पदार्थ जिसका जलीय विलयन बनाने पर हाइड्रोक्साइड आयन OH- का संपूर्ण आयनीकरण हो जाता है, प्रबल क्षार कहलाते हैं। यानी कि ऐसे पदार्थ जिसका जलीय विलयन बनाने पर हाइड्रोक्साइड आयन का संपूर्ण आयनीकरण हो जाएगा तो वे प्रबल क्षार कहलाएंगे। एग्जाम्पल से देखिए, उदाहरण NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन किया गया, जलीय विलयन किया गया, तो सोडियम आयन जो है अलग हो गया और हाइड्रोक्साइड आयन अलग हो गया। क्योंकि हाइड्रोक्साइड आयन का संपूर्ण आयनीकरण हो गया, इसमें आपको हाइड्रोक्साइड आयन नहीं दिखाई दे रहा है, इसका अर्थ है कि हाइड्रोक्साइड आयन का संपूर्ण आयनीकरण हो गया। तो जब हाइड्रोक्साइड आयन का संपूर्ण आयनीकरण हो गया तो जो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये प्रबल क्षार कहलाएगा। क्योंकि आर्हेनियस के अनुसार जब किसी पदार्थ को जलीय विलयन किया जाता है, जब किसी पदार्थ का, तो हाइड्रोक्साइड आयन का अगर संपूर्ण आयनीकरण हो गया तो वो प्रबल क्षार कहलाएंगे। तो यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन करने पर हाइड्रोक्साइड आयन का संपूर्ण आयनीकरण हो गया है, जिस वजह से सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षार कहलाएंगे। अगला है KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का भी एक्वस सॉल्यूशन किया गया, जलीय विलयन, तो इसमें भी हाइड्रोक्साइड आयन का जो है संपूर्ण आयनीकरण हो गया, या अर्थात पूर्ण रूप से आयनीकरण हो गया। इसमें आपको हाइड्रोक्साइड आयन नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब है इसका पूर्ण आयनीकरण हो गया। तो जिस वजह से KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी प्रबल क्षार कहलाएंगे। अगला है NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड का भी एक्वस सॉल्यूशन अर्थात जलीय विलयन किया गया तो इसमें भी हाइड्रोक्साइड आयन का संपूर्ण आयनीकरण हो गया, तो ये भी प्रबल क्षार कहलाएंगे। अब आइए दुर्बल क्षार को देखते हैं। दुर्बल क्षार इंग्लिश में कहते हैं वीक बेस। तो आर्हेनियस के अनुसार ऐसे पदार्थ जिसका जलीय विलयन बनाने पर हाइड्रोक्साइड आयन का पूर्ण आयनीकरण नहीं होता है, दुर्बल क्षार कहलाते हैं। तो किसी पदार्थ का जब जलीय विलयन बनाते हैं और उसका जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन का संपूर्ण आयनीकरण नहीं हो रहा है तो वे
दुर्बल क्षार कहलाएंगे। उदाहरण से देखिए, CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन किया गया, जलीय विलयन किया गया, तो हाइड्रोक्साइड आयन का आयनीकरण तो हुआ, लेकिन पूर्ण रूप से आयनीकरण नहीं हुआ। यहां आप देख रहे हैं कि इसमें हाइड्रोक्साइड बचा हुआ है, तो हाइड्रोक्साइड का जो है संपूर्ण आयनीकरण नहीं हुआ। तो जिस वजह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दुर्बल क्षार कहलाएंगे, क्योंकि अगर प्रबल क्षार रहता तो हाइड्रोक्साइड आयन का पूर्ण रूप से आयनीकरण हो जाता। यहाँ हाइड्रोक्साइड आयन का पूर्ण रूप से आयनीकरण नहीं हुआ है, इसीलिए ये दुर्बल क्षार है। एक और एग्जांपल देखिए, AlOH होल थ्राइस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का जब एक्वस सॉल्यूशन किया गया, जलीय विलयन किया गया, तो हाइड्रोक्साइड आयन का आयनीकरण हुआ, लेकिन पूर्ण रूप से आयनीकरण नहीं हुआ। आप यहां देख सकते हैं कि हाइड्रोक्साइड बचा हुआ है। तो बचा हुआ है तो इसका मतलब है कि हाइड्रोक्साइड का पूरी तरह से आयनीकरण नहीं हुआ, जिस वजह से एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है दुर्बल क्षार कहलाएंगे।